हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। दोस्तों, आप जानते हैं कि झारखंड में आने वाले समय में बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली है, जिनमें से जेएसएससी सीजीएल है, जेएसएससी जेई है, झारखंड उत्पाद सिपाही है और पंचायत सचिव और भी इंटरमीडिएट लेवल के बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। और उनमें झारखंड जीके का रोल कितना होगा यह आप बखूबी जानते हैं। झारखंड जीके एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा आपके मेरिट बनाने को। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। झारखंड जीके को लेकर आप केवल यहां पर वीडियो को सुन लीजिए ध्यान से, और इसके बाद जब ऑब्जेक्टिव इसका डाला जाएगा मनीष रंजन सर की बुक से, तो उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। झारखंड जीके से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इससे पहले झारखंड के इतिहास का 2 वीडियो प्लेलिस्ट में डाला गया है, आप जाइए उसको देखिए, सुनिए, अच्छे से आपको सब कुछ याद हो जाएगा। आज यह हमारा तीसरा क्लास है जिसमें कि हम लोग झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश और झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश, अगर हम बात करेंगे क्षेत्रीय राजवंश की तो हम 4 राजवंशों के बारे में बात करेंगे। मुख्यतः झारखंड का मुंडा राज, झारखंड का मुंडा राज, छोटा नागपुर खास का नागवंश, छोटा नागपुर खास का नागवंश, पलामू का रक्सैल वंश और सिंहभूम का सिंह वंश। झारखंड का मुंडा राज, छोटा नागपुर खास का नागवंश, पलामू का रक्सेल वंश और सिंहभूम का सिंह वंश। आपको याद हो गया। अब हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। झारखंड का मुंडा राज, झारखंड की जनजातियों में मुंडाओं ने सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की। झारखंड की जनजातियों में मुंडाओं ने सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की। रीसा मुंडा को ही सर्वप्रथम झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय जाता है। दोस्तों, झारखंड की जनजातियों में मुंडाओं ने सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की। रीता मुंडा और रीसा मुंडा को सर्वप्रथम झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय जाता है। रीसा मुंडा ने सूतिया पाहन को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया और इस नव स्थापित राज्य का नाम सूतिया पाहन के नाम पर सूतिया नागखंड पड़ा। रीसा मुंडा ने सूतिया पाहन को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया और इस नव स्थापित राज्य का नाम सूतिया पाहन के नाम पर सूतिया नागखंड पड़ा। सूतिया नागखंड नामक इस राज्य को सूतिया पाहन ने 7 गढ़ों और 21 परगना में विभक्त किया। सूतिया नागखंड नामक इस राज्य को सूतिया पाहन ने 7 गढ़ों और 21 परगना में विभक्त किया। 7 गढ़ों के नाम इस प्रकार हैं: लोहागढ़, जो कि अभी वर्तमान में लोहरदगा है, पालुनगढ़, जो कि अभी वर्तमान में पलामू है, हजारीबाग ही है, सिंहगढ़ सिंहभूम है, मानगढ़ मानभूम है, सुरगुमगढ़ सुरगुजा है, केसलगढ़ है। दोस्तों, जो सूतिया नागखंड नामक जो राज्य था, सूतिया पाहन ने 7 गढ़ों और 21 परगनों में इसे विभक्त किया। जो 7 गढ़ हैं वह आपको याद रखने हैं: लोहागढ़ लोहरदगा, पालुनगढ़ जो कि वर्तमान में पलामू है, हजारीबाग ही है, सिंहगढ़ सिंहभूम, मानगढ़ मानभूम, सुरगुमगढ़ सुरगुजा, केसलगढ़। यह राज्य अधिक दिनों तक अस्थायी नहीं रह सका तथा इस राज्य का अंतिम राजा मदरा मुंडा था। यह राज्य अधिक दिनों तक अस्थायी नहीं रह सका तथा इस राज्य का अंतिम राजा मदरा मुंडा था। आगे बात करेंगे छोटा नागपुर खास का नागवंश के बारे में। इसके सबसे पहले हम बात करेंगे फनी मुकुट राय। मुंडा राज के बाद नागवंश द्वारा अपना राज्य स्थापित किया गया। मुंडा राज के बाद नागवंश द्वारा अपना राज्य स्थापित किया गया। अंतिम मुंडा राजा मदरा मुंडा व अन्य नेताओं की सर्वसम्मति से 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय को राजा चुना गया। अंतिम मुंडा राजा मदरा मुंडा व अन्य नेताओं की सर्वसम्मति से 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय को राजा चुना गया, जिसने नागवंशी राज्य की स्थापना की तथा सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया। याद रहेगा, जे रीड के अनुसार 10वीं सदी ईस्वी में नागवंशी राज्य की स्थापना हुई थी। जे रीड के अनुसार 10वीं सदी ईस्वी में नागवंशी राज्य की स्थापना हुई थी। फनी मुकुट राय पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। जो फनी मुकुट राय था वह पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। फनी मुकुट राय का विवाह
पंचेत राज्य जो कि नागवंशी राज्य के पूर्व में स्थित है। फनी मुकुट राय का विवाह पंचेत राज्य जो कि नागवंशी राज्य के पूर्व में स्थित था उस राजघराने में हुआ था। फनी मुकुट राय ने पंचेत के राजा की मदद से क्योंझर राज्य को पराजित किया था। फनी मुकुट राय ने पंचेत के राजा की मदद से क्योंझर राज्य को पराजित किया था और क्योंझर राज्य नागवंशी राज्य के पश्चिम में स्थित था। तो आपसे पूछा जाएगा कि नागवंशी राज्य के पूर्व में कौन सा राज्य था? पंचेत राज्य था। नागवंशी राज्य के पश्चिम में कौन सा राज्य था? क्योंझर राज्य था। और फनी मुकुट राय ने जो पंचेत के राजा की मदद से क्योंझर राज्य को पराजित किया था। फनी मुकुट राय का जन्म 66 परगना में, फनी मुकुट राय का राज्य 66 परगनाओं में विभाजित था। याद रखिएगा, फनी मुकुट राय का राज्य 66 परगनाओं में 66 परगनाओं में विभाजित था। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सूतियाम्बे को बनाया तथा वहां एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सूतियाम्बे को बनाया तथा वहां एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। फनी मुकुट राय ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को भी आश्रय दिया और आश्रय पाने वाले गैर आदिवासियों में भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया। फनी मुकुट राय ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को भी आश्रय दिया और आश्रय पाने वाले गैर आदिवासियों में भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया। बागदेव सिंह ने फनी मुकुट राय की हत्या की थी। बागदेव सिंह ने फनी मुकुट राय की हत्या की थी। फनी मुकुट राय के बाद मुकुट राय, मदन राय तथा प्रताप राय शासक बने। फनी मुकुट राय के बाद मुकुट राय, मदन राय तथा प्रताप राय शासक बने। प्रताप राय के शासनकाल में पलामू किला का निर्माण कराया गया था। प्रताप राय के शासनकाल में पलामू किला का निर्माण कराया गया था। प्रताप राय के शासनकाल में पलामू किला का निर्माण कराया गया था। प्रताप राय ने अपनी राजधानी सूतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित की तथा काशी तक लोगों को चुटिया में बसाया। काशी तक के लोगों को चुटिया में बसाया। प्रताप राय ने अपनी राजधानी सूतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित की तथा काशी तक के लोगों को चुटिया में बसाया। अगले जो शासक है वह भीमकर्ण है। इसका समय काल के बारे में अगर बात करें तो 1095 से लेकर के 1184 ईसा पूर्व ईस्वी तक, 1095 से लेकर के 1184 ईस्वी तक भीमकर्ण प्रथम प्रतापी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। भीमकर्ण जो प्रथम प्रतापी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की और कर्ण की उपाधि कलचुरी राजवंश की उपाधि से प्रभावित थी। अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो कर्ण की उपाधि है वह किस राजवंश की उपाधि से प्रभावित थी, तो कलचुरी राजवंश की उपाधि से कर्ण की उपाधि क्या थी? प्रभावित थी। भीमकर्ण के काल में सुरगुजा के रक्सेल राजा ने 12,000 घुड़सवारों तथा विशाल पैदल सेना के साथ नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर दिया जिसे बरवा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। बरवा की लड़ाई क्या है? तो भीमकर्ण के काल में सरगुजा के रक्सेल राजा ने 12,000 घुड़सवारों तथा विशाल पैदल सेना के साथ नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर दिया जिसे बरवा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। भीमकर्ण ने सरगुजा के हे वंशी रक्सेल राजा को बरवा की लड़ाई में पराजित किया और इस विजय के बाद भीमकर्ण ने रक्सेलों को लूटा व बरवा तथा पलामू के टोरी पर कब्जा कर लिया। भीमकर्ण ने रक्सेलों को लूटा और तथा बरवा तथा पलामू के टोरी जो कि वर्तमान समय में लातेहार जिले में स्थित है उस पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में भीमकर्ण को वासुदेव की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। जो बरवा की लड़ाई थी उसमें भीमकर्ण को वासुदेव की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। इस लड़ाई में विजय के बाद नागवंशियों का राज्य गढ़वाल राज्य की सीमा तक विस्तारित हो गया। बरवा की लड़ाई के विजय के बाद नागवंशियों का राज्य गढ़वाल राज्य की सीमा तक विस्तारित हो गया। भीमकर्ण ने भीमसागर का निर्माण कराया था। किसने भीमसागर का निर्माण करवाया? तो भीमकर्ण ने भीमसागर का निर्माण करवाया था। नागवंशी राज्य की राजधानी चुटिया बंगाल पर आक्रमण करने वाले तुर्क आक्रमणकारियों के मार्ग के अत्यंत निकट था। नागवंशी राज्य की जो राजधानी थी चुटिया वह बंगाल पर आक्रमण करने जाने वाले तुर्क आक्रमणकारियों के मार्ग के अत्यंत निकट था। अतः नागवंशी राज्य पर मुस्लिम आक्रमण से बचने हेतु भीमकर्ण ने 1122 ईस्वी में अपनी राजधानी चुटिया से खुखरा स्थानांतरित कर दी। याद रहेगा, नागवंशी राज्य की राजधानी कहां थी? चुटिया थी और बंगाल पर आक्रमण करने जाने वाले तुर्क आक्रमणकारियों के यह मार्ग के अत्यंत निकट था। इस कारण से मुस्लिम आक्रमण से बचने के मतलब उद्देश्य से भीमकर्ण ने 1122 ईस्वी में अपनी राजधानी चुटिया से कहां स्थानांतरित करी? तो खुखरा। अगले हैं जो शासक शिवदास कर्ण। शिवदास कर्ण नागवंशी राज्य का एक प्रमुख शासक था। शिवदास कर्ण जो था वह नागवंशी राज्य का एक प्रमुख शासक था। शिवदास
शिवदास कर ने 1401 ईस्वी में गुमला के घाघरा में हापा मुनि मंदिर की स्थापना की थी। शिवदास कर ने 1401 ईस्वी में गुमला के घाघरा में हापा मुनि मंदिर की स्थापना की थी। शिवदास कर ने इस मंदिर में सियानाथ देव के हाथों भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई। शिवदास कर ने इस मंदिर में सियानाथ देव के हाथों भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई। सियानाथ देव एक मराठा ब्राह्मण थे। सियानाथ देव एक मराठा ब्राह्मण थे। अगले जो शासक हैं प्रताप कर्ण, इसके शासनकाल के बारे में बात करें तो 1451 से 1469 यानी कि 69 तक। अगले जो सल्तनत काल के लोधी वंश के समकालीन नागवंशी राजा प्रताप कर्ण, छत्र कर्ण एवं विराट कर्ण थे। सल्तनत काल के लोधी वंश के समकालीन, और लोधी वंश सल्तनत काल का अंतिम राजवंश था, आप लोग जानते होंगे। तो सल्तनत काल के लोधी वंश के समकालीन नागवंशी राजा कौन थे? तो प्रताप कर्ण थे, छत्र कर्ण थे और विराट कर्ण थे। जब प्रताप कर्ण का शासन काल आता है तो उस समय दिल्ली सल्तनत में किसका शासन रहता है? तो लोधी वंश का। प्रताप कर्ण के समय नागवंशी राज्य घटवार राजाओं के विद्रोह से त्रस्त था। प्रताप कर्ण के समय नागवंशी राज्य जो था वह घटवार राजाओं के विद्रोह से त्रस्त था। इस समय तमाड़ के राजा ने नागवंशी राज्य की राजधानी खुखरागढ़ की घेराबंदी कर प्रताप कर्ण को किले में बंदी बना दिया। प्रताप कर्ण को इस बंदी से मुक्ति पाने हेतु खैरागढ़ के खरवार राजा बागदेव की सहायता लेनी पड़ी थी। प्रताप कर्ण को इस बंदी से मुक्ति पाने हेतु खैरागढ़ के राजा बागदेव से सहायता लेनी पड़ी थी। बागदेव ने तमाड़ के राजा को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप इसे कर्णपुरा का क्षेत्र पुरस्कार के रूप में मिला। बागदेव ने तमाड़ के राजा को पराजित किया और जिसके परिणाम स्वरूप इसे कर्णपुरा का क्षेत्र पुरस्कार के रूप में मिला था। अब जो शासक के बारे में बात करेंगे उनका नाम है छत्र कर्ण। और अगर इसके शासनकाल के बारे में बात करें तो 1469 से लेकर के 1496 यानी कि प्रताप कर्ण के बाद जो राजा हुए वह छत्र कर्ण हुए, नागवंशी शासक। छत्र कर्ण लोधी वंश के समकालीन एक प्रतापी नागवंशी राजा था। छत्र कर्ण के काल में विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में स्थापित की गई। छत्र कर्ण के काल में विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में स्थापित की गई। इसी मूर्ति से प्रभावित होकर बंगाल के प्रख्यात वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु मथुरा जाते समय 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में रुके थे। देखिए, जो छत्र कर्ण ने विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में स्थापित करवाई थी, यानी कि इसी के काल में हुई थी। और इसी मूर्ति से, जो कोराम्बे में मूर्ति है, आपको याद रखना है, कोराम्बे में जो विष्णु भगवान का मूर्ति है, उसी मूर्ति से प्रभावित होकर बंगाल के प्रख्यात वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु मथुरा जाते समय 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में रुके थे। और इन्होंने चैतन्य चरितामृत में झारखंड के भौगोलिक आकार का वर्णन किया है। आपसे पूछा जाएगा कि चैतन्य महाप्रभु की कौन सी कृति है जिसमें झारखंड के भौगोलिक आकार का वर्णन किया गया है? तो चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने संथाल परगना के कई गांवों में ठाकुरबाड़ी की स्थापना की थी। चैतन्य चरितामृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने संथाल परगना के कई गांवों में ठाकुरबाड़ी की स्थापना की थी। चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड क्षेत्र में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किया। झारखंड क्षेत्र में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किन्होंने किया था? तो चैतन्य महाप्रभु ने। अगले जो शासक हैं वह राम शाह है। अगर शासन काल के बारे में बात करें तो 1690 से लेकर के 1715 ईस्वी तक। राम शाह 1690 से लेकर के 1715 ईस्वी तक। राम शाह मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम के समकालीन था। राम शाह जो था वह मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम के समकालीन था। आपको यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखने हैं कि मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम के समकालीन झारखंड में कौन सा शासक था? तो नागवंशी शासक राम शाह। अगला जो है यदुनाथ शाह, 1715 से लेकर के 1724 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। और यह राम शाह के बाद जो नागवंशी शासक बना, कौन बना? राम शाह के बाद जो नागवंशी शासक बना वह यदुनाथ शाह है। और नागवंशी शासक यदुनाथ शाह फर्रुखसियर के समकालीन था, क्योंकि फर्रुखसियर जो 1715 से 24 तक जो है फर्रुखसियर का शासनकाल कहाँ पर? दिल्ली में भी वही बैठा हुआ था। ठीक है, फर्रुखसियर मुगल शासक था। ठीक है, तो वही कहता है कि नागवंशी शासक यदुनाथ शाह जो थे उसका समकालीन कौन है दिल्ली मुगल का साम्राज्य में? तो फर्रुखसियर का शासन रहता है। 1717 ईस्वी में बंगाल के मुगल सूबेदार सरबुलंद खां ने यदुनाथ शाह पर आक्रमण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यदुनाथ शाह ने 1 लाख रुपये माल गुजारी देना स्वीकार किया। 1717 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार सरबुलंद खां ने यदुनाथ शाह पर आक्रमण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यदुनाथ शाह ने 1 लाख रुपये माल गुजारी देना स्वीकार किया। सरबुलंद खां के आक्रमण के पश्चात अपने राज्य को सुरक्षित रखने हेतु यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी जो
सरबुलंद खां जो था उसके आक्रमण के पश्चात अपने राज्य को सुरक्षित बचाने हेतु, सुरक्षित रखने हेतु यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी दोईसा से पालकोट स्थानांतरित कर दी। दोईसा से पालकोट स्थानांतरित अपनी राजधानी को किसने किया था? यदुनाथ शाह ने। क्यों किया था? तो सरबुलंद खां के आक्रमण के बाद जो है राज्य को सुरक्षित रखने के लिए। 1719 से 22 तक टोरी परगना पर पलामू के चेरो राजा रंजीत राय का कब्जा रहा। टोरी जो कि अभी वर्तमान में लातेहार जिले में स्थित है। 1719 से 1722 ईस्वी तक टोरी परगना पर पलामू के चेरो राजा रंजीत राय का कब्जा रहा। अब अगले जो शासक हैं वह है शिवनाथ शाह। कौन है? शिवनाथ शाह। और यह यदुनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। शिवनाथ शाह, यदुनाथ शाह का जो उत्तराधिकारी है वह कौन था? तो शिवनाथ शाह था। नागवंशी शिवनाथ शाह 1730 ईस्वी में बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला ने छोटा नागपुर पर आक्रमण किया। 1730 ईस्वी में बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला ने छोटा नागपुर पर आक्रमण किया और इस समय यहाँ शिवनाथ शाह का शासन था। तो शिवनाथ शाह के शासनकाल के समय किस सूबेदार के द्वारा आक्रमण किया गया था? तो फखरुद्दौला के जो सूबेदार था। वहीं पर इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप शिवनाथ शाह ने फखरुद्दौला को 12,000 रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप शिवनाथ शाह ने फखरुद्दौला को 12,000 रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया। अगले जो शासक हैं वह हैं उदयनाथ शाह। इसके शासनकाल के बारे में बात करें तो 1733 से 1740 ईस्वी। उदयनाथ शाह के शासनकाल की बारे में बात करें तो 1733 से 1740। यह जो उदयनाथ शाह था वह शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। हमने क्या देखा? यदुनाथ का जो उत्तराधिकारी था वह शिवनाथ शाह था और शिवनाथ का जो उत्तराधिकारी है वह उदयनाथ शाह है। इस समय बिहार का मुगल सूबेदार अलीवर्दी खां था। 1733 से 1740 ईस्वी तक का शासनकाल रहा है उदयनाथ शाह का। और वह किसके उत्तराधिकारी थे? तो शिवनाथ शाह के उत्तराधिकारी थे। और जो बिहार का मुगल सूबेदार उस समय अलीवर्दी खां था। ठीक है। टिकारी के जमींदार सुंदर सिंह तथा रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह से अलीवर्दी खां वार्षिक मालगुजारी वसूलता था। टिकारी के जमींदार सुंदर सिंह तथा रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह से अलीवर्दी खां वार्षिक मालगुजारी वसूलता था। नागवंशी शासक उदयनाथ द्वारा रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह के माध्यम से ही अलीवर्दी खां को मालगुजारी का भुगतान किया जाता था। नागवंशी शासक उदयनाथ शाह द्वारा रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह के माध्यम से ही अलीवर्दी खां को मालगुजारी का भुगतान किया जाता था। याद रहेगा कि उदयनाथ शाह जो थे वह एक नागवंशी शासक थे और जब उसको अलीवर्दी खां को मालगुजारी देना पड़ता था क्योंकि अलीवर्दी खां ने उस पर आक्रमण किया था और उससे मालगुजारी उसने क्या कहा कि हाँ मैं दे दूंगा मालगुजारी। ठीक है। तो अलीवर्दी खां को मालगुजारी का भुगतान शिवनाथ शाह है या उदयनाथ। तो आप लोगों ने क्या देखा कि 1730 ईस्वी में बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला ने छोटा नागपुर पर आक्रमण किया और इस समय यहाँ शिवनाथ शाह का शासन था। किसका शासन था? शिवनाथ शाह का शासन था। और इसका शासनकाल कब से कब तक है? तो 1724 से 1733 तक। अगला जो शासनकाल रहा है उदयनाथ शाह का, जो कि नागवंशी शासक था उदयनाथ शाह, 1733 से 1740। और जो उदयनाथ शाह था वह किसका उत्तराधिकारी था? शिवनाथ शाह का। याद रहेगा, शिवनाथ शाह का यह उत्तराधिकारी था। और इस समय बिहार का मुगल सूबेदार जो अलीवर्दी खां था, कौन था? इस समय बिहार का जो मुगल सूबेदार था वह अलीवर्दी खां था। और टिकारी के जमींदार सुंदर सिंह तथा रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह से अलीवर्दी खां वार्षिक मालगुजारी वसूलता था। टिकारी के जमींदार सुंदर सिंह तथा रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह से अलीवर्दी खां वार्षिक मालगुजारी वसूलता था। और नागवंशी शासक उदयनाथ शाह द्वारा रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह के माध्यम से ही अलीवर्दी खां को मालगुजारी का भुगतान किया जाता था। देखिए, नागवंशी शासक जो उदयनाथ शाह थे वह जो अलीवर्दी खां को मालगुजारी देता था किसके माध्यम से? तो वह माध्यम होता था रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह के माध्यम से। ठीक है, आपको याद हो गया। अगला है श्याम सुंदर शाह। श्याम सुंदर शाह जिसके शासनकाल के बारे में बात करें तो 1740 से 1745 ईस्वी तक यह उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। हम लास्ट में आपको सारे के सारे जो नागवंशी शासकों के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं उसको सब कोई एक बार बोल देंगे तो आपको याद हो जाएगा।
जाएगा। श्याम सुंदर शाह 1740 से 1745 यह उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। श्याम सुंदर शाह उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था और श्याम सुंदर शाह के शासन काल में बंगाल पर आक्रमण करने हेतु मराठों ने, देखिए श्याम सुंदर शाह के शासन काल में बंगाल पर आक्रमण करने हेतु मराठों ने झारखंड का कई बार प्रयोग किया था। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि झारखंड की धरती का उपयोग जो है बहुत से, जैसे मराठा हो गया, मुगल हो गया, अलग अलग राज्यों में जैसे बंगाल में जाने के लिए तो झारखंड की धरती का यूज करते थे। ठीक है, तो 1742 ईस्वी में भास्कर राव पंडित ने झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया। 1742 ईस्वी में भास्कर राव पंडित जो कि एक मराठा थे, उन्होंने झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया, परंतु बंगाल का तत्कालीन सूबेदार अलीवर्दी खान ने इसे खदेड़ दिया। परंतु बंगाल का तत्कालीन सूबेदार अलीवर्दी खान ने इसे खदेड़ दिया था। किसको? तो भास्कर राव पंडित को। भास्कर राव पंडित को और यह किसके शासनकाल में हुआ? श्याम सुंदर शाह के शासनकाल में वह इधर से गुजरे थे 1740 से 1745 ईस्वी तक। आगे देखते हैं कि 1743 ईस्वी में मराठा रघुजी 1743 ईस्वी में मराठा रघुजी भोसले ने बंगाल पर आक्रमण किया, जिसकी शिकायत अलीवर्दी खान ने मराठा पेशवा बालाजी राव से की। ठीक है, बालाजी राव से की। इस शिकायत पर पेशवा बालाजी राव राजमहल के वामना गांव होते हुए बंगाल पहुंचा, जिसकी खबर पाकर रघुजी भोसले मानभूम जो कि वर्तमान में धनबाद है होकर वापस अपने राज्य लौट गया। 1743 ईस्वी में मराठा रघुजी भोसले ने बंगाल पर आक्रमण किया, जिसकी शिकायत अलीवर्दी खान ने मराठा पेशवा बालाजी राव से की। अब इसके बाद क्या होता है? इस शिकायत पर पेशवा बालाजी राव राजमहल के वामना गांव होते हुए, देखिए राजमहल पार किया मतलब कि झारखंड से पार किया है, और राजमहल के वामना गांव होते हुए बंगाल पहुंचा था, और जिसकी खबर पाकर रघुजी भोसले, जिन्होंने की बंगाल पर आक्रमण किया था, रघुजी भोसले क्या किए? मानभूम जो कि वर्तमान में धनबाद है उससे होकर अपने राज्य वापस लौट गया था। मराठों द्वारा बार बार बंगाल पर आक्रमण करने हेतु झारखंड का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप झारखंड से मुगलों का प्रभाव समाप्त हो गया तथा मराठों का प्रभुत्व स्थापित हुआ था। मराठों द्वारा बार बार बंगाल पर आक्रमण हेतु झारखंड का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप झारखंड से मुगलों का प्रभाव समाप्त हो गया था तथा मराठों का प्रभुत्व स्थापित हुआ था। 31 अगस्त 1743 को पेशवा बालाजी राव व रघुजी भोसले के बीच एक समझौते के अनुसार झारखंड क्षेत्र पर रघुजी भोसले का प्रभाव स्थापित हुआ। 31 अगस्त 1743 ईस्वी को पेशवा बालाजी राव व रघुजी भोसले के बीच एक समझौता हुआ और जिसके अनुसार झारखंड क्षेत्र पर रघुजी भोसले का प्रभाव स्थापित हो गया। 1745 ईस्वी में रघुजी भोसले संथाल परगना से होकर बंगाल में प्रविष्ट हुआ। 1745 ईस्वी में भोसले संथाल परगना से होकर बंगाल में प्रविष्ट हुआ और कालांतर में मराठों ने छोटा नागपुर खास, पलामू, मानभूम आदि क्षेत्रों का जमकर शोषण किया। और उस समय जो मराठों ने छोटा नागपुर खास, पलामू, मानभूम जो कि वर्तमान में धनबाद है आदि क्षेत्रों का जमकर शोषण किया। दोस्तों, हम लोगों ने नागवंशी राजाओं के बारे में अभी देखा, तो नागवंशी राजाओं के कुछ नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हमने बात किया था फनी मुकुट राय की, फनी मुकुट राय, उसके बाद भीमकर्ण। आप एक बार नाम याद रखिए, फनी मुकुट राय, भीमकर्ण, शिवदास कर्ण, प्रताप कर्ण और क्या है, छत्रकर्ण, राम शाह, यदुनाथ शाह, शिवनाथ शाह, उदयनाथ शाह, श्याम सुंदर शाह। एक बार फिर से बताते हैं, फनी मुकुट राय, ठीक है, उसके बाद भीमकर्ण, शिवदास कर्ण, प्रताप कर्ण और छत्रकर्ण, राम शाह, यदुनाथ शाह, शिवनाथ शाह, उदयनाथ शाह, श्याम सुंदर शाह। तो ये कुछ नागवंशी शासक थे। अब हम नागवंशी शासकों के कुछ अन्य फैक्ट पर बात करेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान से इसे सुनेंगे। 1498 ईस्वी की बात है। 1498 ईस्वी में संध्या के राजा ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, जिसे नागवंशी राजा ने खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि कर्ण की सहायता से मुक्त कराया। 1498 ईस्वी में संध्या के राजा ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, जिसे नागवंशी राजा ने खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि कर्ण की सहायता से मुक्त कराया। सरननाथ शाह के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। सरननाथ शाह के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। सरननाथ शाह के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। ठाकुर एनीनाथ शाहदेव बड़कागढ़ के ठाकुर महाराज राम शाह के चौथे पुत्र थे। ठाकुर एनीनाथ शाहदेव, याद रखिएगा, ठाकुर एनीनाथ शाहदेव बड़कागढ़ के ठाकुर महाराज राम शाह के चौथे पुत्र थे।
इन्होंने अपनी राजधानी डोईसागढ़ से, ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी डोईसागढ़ से स्वर्ण रेखा नदी के नजदीक सतरंजी में स्थापित करी थी। किसने? ठाकुर एनीनाथ शाहदेव ने। और वह किसके चौथे पुत्र थे? तो ठाकुर महाराज राम शाह के चौथे पुत्र थे। और उसने अपनी राजधानी डोईसागढ़ से स्वर्ण रेखा नदी के नजदीक सतरंजी में स्थापित करी थी। नागवंशी शासक एनीनाथ शाहदेव ने 1651 ईस्वी में रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। नागवंशी शासक एनीनाथ शाहदेव ने 1691 ईस्वी में रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। हटिया बाजार को ठाकुर एनीनाथ शाहदेव ने बसाया था। हटिया बाजार को किसने बसाया था? तो ठाकुर एनीनाथ शाहदेव ने ही बसाया था। ठाकुर एनीनाथ शाह की 5 पत्नियां थी तथा 21 पुत्र थे। ठाकुर एनीनाथ शाह की 5 पत्नियां थी तथा 21 पुत्र थे, जिसका उल्लेख नागवंशावली में भी किया गया है। नागवंशी शासक मणिनाथ शाह ने सिल्ली, बुंडू, तमाड़, बरवा आदि के स्थानीय जमींदारों का दमन किया था। नागवंशी शासक मणिनाथ शाह ने सिल्ली, बुंडू, तमाड़, बरवा आदि के स्थानीय जमींदारों का दमन किया था। नागवंशी राज्य की राजधानियां आपको याद रखने हैं। नागवंशी राज्य अपने राज्य को बनाए रखने के लिए अपनी राजधानियां समय समय पर स्थानांतरित करते रहे। देखिए, बहुत से ऐसे इवेंट होते थे जिससे लगता था कि नहीं, यहाँ पर अगर राजधानी रहेगी तो जो बाहर के कुछ राजा हैं या शासक हैं, उसका आक्रमण के डर से, उसके आक्रमण से बचाने के लिए अपने शासन व्यवस्था को, या फिर जब देखिए अचानक से आक्रमण हो जाएगा, अगर राजधानी रहेगा और राजधानी के आसपास वैसा कुछ वो देखता था कि अगर आक्रमण हो जाए, तो उस डर से क्या करता था वो कि एक ऐसे जगह पर राजधानी को लेकर के जाता था जहां पर कि वह आने में थोड़ा उसको लेट लगे और तब तक हम लोग तैयार हो पाएं। तो राजधानी को क्या करते थे, मतलब चेंज करते रहे थे। तो नागवंश की प्रथम राजधानी जो थी वह सुतियांबे थी। याद रखिएगा, नागवंश की प्रथम राजधानी सुतियांबे थी तथा अंतिम राजधानी रातूगढ़ थी। नागवंश की प्रथम राजधानी सुतियांबे थी और अंतिम राजधानी तो रातूगढ़ थी। नागवंश की राजधानियां तथा उसके संस्थापक कुछ इस प्रकार से हैं कि सुतियांबे जो राजधानी जब सुतियांबे थी तो संस्थापक था फनी मुकुट राय। राजधानी सुतियांबे और उसके संस्थापक थे फनी मुकुट राय। चुटिया जो राजधानी थी तो उसके संस्थापक प्रताप राय रहे हैं। खुखरा राजधानी, और उसके उस समय जो भीमकर ने खुखरा में राजधानी को क्या किया था, स्थानांतरित किया था। ठीक है, उसके बाद दुर्जन शाह दोईसा में राजधानी को बसाया था। वहीं पर यदुनाथ शाह के द्वारा पालकोट में राजधानी को बनाया गया था। जगन्नाथ शाह के द्वारा पालकोट भैरव को राजधानी बनाया गया था। तो वहीं उदयनाथ शाह ने रातूगढ़, जो कि अंतिम राजधानी है नागवंश की, उसने रातूगढ़ में अपना राजधानी बनाया। ठीक है, तो देखिए, फनी मुकुट राय ने सुतियांबे को अपना राजधानी बनाया था। फनी मुकुट राय ने सुतियांबे को अपना राजधानी बनाया था और यह नागवंश की पहली राजधानी थी। उदयनाथ शाह ने रातूगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और यह नागवंश की अंतिम राजधानी थी। हम लोगों ने नागवंश के बारे में देखा। अब पलामू के रक्सेल वंश के बारे में हम लोग देखेंगे। पलामू के रक्सेल वंश के बारे में देखेंगे तो प्रारंभ में पलामू रक्सेलों के प्रभाव में था। प्रारंभ में मतलब शुरुआत में पलामू जो था वह रक्सेलों के प्रभाव में था। रक्सेल स्वयं को राजपूत कहते थे। रक्सेलों का पलामू क्षेत्र में आगमन राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए हुआ था। रक्सेलों का पलामू क्षेत्र में आगमन राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए हुआ था। रक्सेलों की दो शाखाएं थी। देवगन, जो कि हरहरगंज व महाराजगंज से होकर आए। ठीक है, रक्सेलों की दो शाखाएं थी। एक तो देवगन शाखा थी और दूसरा शाखा था कुंडेलवा। याद रखिएगा, रक्सेलों की दो शाखाएं थी, एक देवगन और दूसरा कुंडेलवा। देवगन शाखा जो थी, वहां पर जो रक्सेल आए थे वह हरहरगंज व महाराजगंज होकर आए थे। याद रखिएगा, जो देवगन शाखा थी रक्सेलों की, वह हरहरगंज व महाराजगंज से होकर आए थे, और जो कुंडेलवा शाखा थी रक्सेलों की, वह चतरा व पांकी से होकर आए थे। यह आपको पूछा जा सकता है कि जो देवगन शाखा थी रक्सेलों की, वह किस ओर से आए थे? तो हरहरगंज व महाराजगंज से होकर। रक्सेलों की दोनों शाखाओं ने क्रमशः देवगन एवं कुंडेलवा में किले का निर्माण कराया तथा उसे अपनी राजधानी घोषित किया। रक्सेलों की दोनों शाखाएं देवगन तथा कुंडेलवा में
किले का निर्माण कराया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। कोरवा, गोंड, पहाड़िया, किसान और खरवार रक्सेलों के समय की महत्वपूर्ण जनजातियां थी। कोरवा, गोंड, पहाड़िया, किसान और खरवार रक्सेलों के समय की महत्वपूर्ण जनजातियां थी। इनमें खरवार सर्वाधिक संख्या में थे, जिनके शासक प्रताप धवल थे। इनमें खरवार सर्वाधिक संख्या में थे और जिनके शासक कौन थे? प्रताप धवल थे। रक्सेलों ने पलामू में लंबे समय तक शासन किया। रक्सेलों ने पलामू में लंबे समय तक शासन किया था तथा 16वीं सदी में चेरों ने इन्हें अपदस्थ कर दिया। अब पलामू के सबसे पहले हमने बात किया रक्सेल वंश की। अब रक्सेल वंश को अपदस्थ करके यानी कि रक्सेल वंशीय शासन को, रक्सेल वंशीय शासकों को हटा करके वहां पलामू पर किसका शासन हुआ है? चेरो वंश का। किसका? चेरो वंश का शासन हुआ है। तो अब बात करेंगे पलामू के चेरो वंश की। चेरों ने रक्सेलों को पराजित कर अपने राज्य की स्थापना करी थी। आपसे पूछा जाएगा कि पलामू के चेरो वंश किसको पदस्थापित करके या फिर हटा करके या फिर पराजित करके अपने राज्य की स्थापना पलामू में करी थी? तो रक्सेलों को, ठीक है, रक्सेलों को पराजित करके चेरों ने जो है पलामू में अपना राज्य की स्थापना करी थी। इस वंश की स्थापना 1572 ईस्वी में भगवत राय ने की थी। पलामू के चेरो वंश की स्थापना 1572 ईस्वी यानी कि 16वीं शताब्दी में भागवत राय ने की थी। भागवत राय ने की थी। साहेब राय। अब बात करते हैं जो पलामू के चेरो वंश के कुछ प्रमुख शासक के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे साहेब राय की। 1697 से लेकर 1716 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है और यह बहादुर शाह, यहां इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जो साहेब राय है वह जो मुगल शासक किस मुगल शासक के समकालीन रहे? तो बहादुर शाह, जहांदर शाह और फर्रुख शेर के समकालीन कौन थे? झारखंड में जो है वह साहेब राय थे। जहांदर शाह, बहादुर शाह और फर्रुख शेर के समकालीन थे साहेब राय। अब अगले जो शासक हैं 1716 से 1722 तक जिनका शासनकाल रहा, रंजीत राय। कौन? रंजीत राय। और यह साहेब राय का उत्तराधिकारी था। साहेब राय का उत्तराधिकारी था रंजीत राय। और इनके शासन काल में बिहार का मुगल सूबेदार सरबुलंद खां पलामू आया था। रंजीत राय के शासनकाल में बिहार का मुगल सूबेदार जो था सरबुलंद खां पलामू आया था। रंजीत राय के शासनकाल में बिहार का मुगल सूबेदार सरबुलंद खां पलामू आया था। इन्होंने सरबुलंद खां से टोरी परगना, जो कि उस समय अभी लातेहार जिले में स्थित है टोरी, तो इन्होंने सरबुलंद खां से टोरी परगना पर कब्जा करके 1722 ईस्वी तक अपने अधिकार क्षेत्र में रखा। जो बिहार का मुगल सूबेदार सरबुलंद खां था उसने रंजीत राय को पराजित किया था, टोरी परगना कब्जे पर कब्जा किया और 1722 ईस्वी तक अपने अधिकार क्षेत्र में रखा। अगले जो शासक हैं, जो पलामू के चेरो वंश के अगले शासक हैं, जय कृष्ण राय। कौन है? जय कृष्ण राय। और इसका शासनकाल बहुत लंबा समय तक रहा है, 1722 ईस्वी से लेकर के 1770 ईस्वी तक। इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में सब कुछ जानना, 1722 से लेकर के 1770 ईस्वी तक। अब बात करेंगे किसके बारे में? जय कृष्ण राय के बारे में। जय कृष्ण राय ने रंजीत राय की हत्या कर दी थी। जय कृष्ण राय ने रंजीत राय की हत्या करी और पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया था। जय कृष्ण राय ने रंजीत राय की, जो इससे पहले रंजीत राय शासक थे पलामू के चेरो वंश की, तो जय कृष्ण राय ने रंजीत राय की हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया। 1730 ईस्वी में बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला, देखिए याद रखिएगा ये सारे के सारे नाम आपको, जैसे कि यह 1722 से 1770 तक था, तो 1730 ईस्वी के आसपास उस समय के बिहार का जो सूबेदार था वह कौन था? फखरुद्दौला ने चेरो राजा जय कृष्ण राय से 5000 रुपये सालाना कर वसूल किया था। 1730 ईस्वी में बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला ने चेरो राजा जय कृष्ण राय से 5000 रुपये सालाना कर वसूल किया था। और 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का मुगल सूबेदार बनाया गया तथा इसने जय कृष्ण राय पर 5000 रुपये वार्षिक कर निर्धारित किया तथा इसे वसूलने का अधिकार टेकारी के राजा सुंदर सिंह को दिया। देखिए 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का मुगल सूबेदार बनाया गया है तथा इसने जय कृष्ण राय पर 5000 रुपये वार्षिक कर निर्धारित किया और उसे वसूलने का अधिकार टेकारी के राजा सुंदर सिंह को दिया। अब बात करेंगे 1740 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार जैनुद्दीन खां ने भी जय कृष्ण राय पर 5000 रुपये वार्षिक कर का निर्धारण किया। 1740 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार, अब 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां था, 1740 ईस्वी में कौन हुआ बिहार का मुगल सूबेदार? तो जैनुद्दीन खां। जैनुद्दीन खां इसने जय कृष्ण राय पर 5000 रुपये वार्षिक कर का निर्धारण किया और जैनुद्दीन खां के सैन्य अधिकारी हिदायत अली खां ने
पलामू के चेरो राजा पर आक्रमण भी किया था। जैनुद्दीन खां के सैन्य अधिकारी हिदायत अली खां, उसने पलामू के चेरो राजा पर आक्रमण भी किया था। यह मुगलों द्वारा पलामू के चेरो राजाओं पर अंतिम आक्रमण था। मुगलों के द्वारा पलामू के चेरो राजाओं पर जो अंतिम आक्रमण था वह कौन सा आक्रमण था? तो जैनुद्दीन खां के सैन्य अधिकारी हिदायत अली खां ने जब पलामू के चेरो राजा पर आक्रमण किया था। और जैनुद्दीन खां कौन था? तो यह मुगल सूबेदार था, बिहार का मुगल सूबेदार था। और 1740 ईस्वी में उसने राजा जय कृष्ण राय पर 5,000 रुपये वार्षिक कर का क्या किया था? निर्धारण किया था। जैनुद्दीन खां के सैन्य अधिकारी, वो तो हमने देख लिया। 1750 से 65 ईस्वी के दौरान पलामू में राजनीतिक सत्ता का ध्रुवीकरण हुआ और जय कृष्ण के दरबार में षड्यंत्र प्रारंभ हो गया। 1750 से 65, देखिए क्या है, जय कृष्ण राय का जो शासनकाल रहा है वह 1722 से 1770 तक रहा है। तो 1750 से 65 में पलामू में राजनीतिक सत्ता का क्या होता है? ध्रुवीकरण हुआ और जय श्री कृष्ण के दरबार में षड्यंत्र प्रारंभ हो गया। और इस दौरान दक्षिणी पलामू पर चेरो राजाओं का अधिकार रहा, जबकि उत्तरी पलामू पर जो है राजपूत व मुस्लिम जमींदारों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब बात कर रहे हैं 1765 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट साल है, इसके बारे में आपको याद रहना ही चाहिए कि 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई तथा इन्होंने पलामू में इसका भरपूर लाभ उठाया। 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी मिल गई तथा इन्होंने पलामू में इसका भरपूर लाभ उठाया। अब बात करेंगे सिंहभूम के सिंह वंश की। सिंहभूम के सिंह वंश की तो हो जनजाति के अनुसार सिंहभूम का नामकरण उनके कुल देवता सिंहबोगा के नाम पर हुआ है। हो जनजाति के अनुसार सिंहभूम का नामकरण उनके कुल देवता सिंहबोगा के नाम पर हुआ है। अब बात करते हैं सिंह वंश के ग्रंथ वंश प्रभा लेखन। सिंह वंश के ग्रंथ वंश प्रभा लेखन में सिंह वंश की 2 शाखाओं का वर्णन मिलता है। सिंह वंश के ग्रंथ वंश प्रभा लेखन में सिंह वंश की 2 शाखाओं का वर्णन मिलता है, पहली शाखा तथा दूसरी शाखा। सिंहभूम के जो सिंह वंश थे उसका ग्रंथ है वंश प्रभा लेखन और उसमें सिंह वंश की 2 शाखाओं का वर्णन मिलता है, पहली शाखा और दूसरी शाखा। और ये पहली शाखा दूसरी शाखा क्या है? चलिए देखते हैं कि 7वीं सदी के अंत में सिंह लोग सिंहभूम के भुइयों व सड़कों के संपर्क में आ गए। 7वीं सदी के अंत में सिंह लोग जो थे सिंहभूम के भुइयों व सड़कों, सड़क कौन थे? तो सड़क जो थे वो श्रावक, बौद्ध श्रावक, आपको याद है, तो ये श्रावक होते थे। श्रावक का ही बिगड़ा रूप सड़क है, पहले भी इसके बारे में हमने बात किया है। तो 7वीं सदी के अंत में सिंह लोग सिंहभूम के भुइयों व सड़कों के संपर्क में आए एवं इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तथा 8वीं सदी के आरंभ में सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना हुई। पहली शाखा के बारे में बात करें तो 7वीं सदी के अंत में सिंह लोग सिंहभूम के भुइयों, सिंहभूम के जो भुइयां जाती थे और वहाँ जो रहने वाले सड़क थे, और सड़क लोग को कहा जाता है सिंहभूम का वास्तविक निवासी, तो सड़कों के संपर्क में आए और इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तथा 8वीं सदी के आरंभ में सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना हुई। इस शाखा का संस्थापक काशीनाथ सिंह था। सिंह वंश की पहली शाखा का संस्थापक काशीनाथ सिंह था। इस शाखा में 13 राजाओं ने शासन किया। पहली शाखा में 13 राजाओं ने शासन किया। प्रारंभ में इन राजाओं ने छोटा नागपुर के नागवंशियों के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए शासन किया, परंतु बाद में वे स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। प्रारंभ में इन राजाओं ने छोटा नागपुर के नागवंशियों के प्रभुत्व को स्वीकार किया और बाद में स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। पहली शाखा का शासन 13वीं सदी के प्रारंभ तक विद्यमान रहा। पहली शाखा जो सिंह वंश की पहली शाखा थी उसका जो शासन रहा वह 13वीं सदी के प्रारंभ तक विद्यमान रहा। अब हम लोग बात करेंगे दूसरी शाखा की, ठीक है। तो दूसरी शाखा के बारे में अगर बात करेंगे तो दूसरी शाखा जो सिंह वंश का दूसरा शाखा था उसमें दर्प नारायण सिंह 1205 से लेकर के 1262 ईस्वी। दर्प नारायण सिंह ने 1205 ईस्वी में सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना करी और दर्प नारायण सिंह का जो शासन काल रहा है वह 1205 से लेकर के 1262 ईस्वी तक बहुत लंबा समय काल है। तो दर्प नारायण सिंह ने 1205 ईस्वी में सिंह वंश की दूसरी शाखा का स्थापना किया। इस वंश का दूसरा शासक युधिष्ठिर जिसका शासनकाल रहा 1262 से 1271 ईस्वी तक, जिसकी मृत्यु के बाद काशीराम सिंह शासक बना। देखिए दर्प नारायण सिंह के बाद कौन आया? युधिष्ठिर आया। दर्प नारायण सिंह के बाद युधिष्ठिर आया और उसका मृत्यु जो है वह उसका डेथ जो है उस डेथ के बाद काशीराम सिंह जो है वह शासक बना। काशीराम सिंह शासक बना और काशीराम सिंह महिपाल सिंह का उत्तराधिकारी था। काशीराम सिंह जो था वह महिपाल सिंह का उत्तराधिकारी था और यह
पूर्ववर्ती मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम का समकालीन था। काशीराम सिंह जो था वह महिपाल सिंह का उत्तराधिकारी था और महिपाल सिंह जो था वह परवर्ती मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम का समकालीन था। काशीराम सिंह ने बनाई क्षेत्र में पोरहाट नामक नई राजधानी बनाई। काशीराम सिंह ने बनाई क्षेत्र में पोरहाट नामक नई राजधानी बनाई थी। देखिए, काशीराम सिंह के बारे में तो हमने बात किया, किसकी मृत्यु के बाद काशीराम सिंह शासक बना था, तो युधिष्ठिर के बाद, यानी कि सिंह वंश की दूसरी शाखा के जो दूसरा शासक था युधिष्ठिर, उसके मृत्यु के बाद काशीराम सिंह शासक बना था और काशीराम सिंह ने बनाई क्षेत्र में पोरहाट नामक राजधानी बनाया। आगे बात करेंगे, काशीराम सिंह के बाद शासक अच्युत सिंह ने शासन किया। काशीराम सिंह के बाद जो शासक आए वह अच्युत सिंह आए और अच्युत सिंह के शासनकाल में सिंह वंश की कुल देवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा किस सिंह वंश के शासक के काल में करी गई, तो आपको बताना होगा कि अच्युत सिंह के शासन काल में सिंह वंश की कुल देवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की थी, यानी कि उनका स्थापना करा गया था। अच्युत सिंह के बाद क्रमशः त्रिलोचन सिंह एवं अर्जुन सिंह प्रथम इस वंश का शासक बना। ठीक है, अच्युत सिंह के बाद कौन, तो त्रिलोचन सिंह एवं अर्जुन सिंह प्रथम इस वंश का शासक बना। अर्जुन सिंह प्रथम एक बार जब बनारस की तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे तब रास्ते में मुसलमान उन्हें पकड़कर कटक उड़ीसा लेकर गए। ठीक है, अर्जुन सिंह प्रथम जब एक बार बनारस की तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे तब रास्ते में मुसलमानों ने उन्हें पकड़कर उसे कहां लेकर गए, कटक, जो कि उड़ीसा में, वहां पर लेकर गए। परंतु कुछ ही समय बाद अपने 32 अनुयायियों के साथ इन्हें वापस राज्य लौटने की अनुमति दे दी गई थी। अर्जुन सिंह प्रथम के बाद जगन्नाथ सिंह द्वितीय शासक बना। अर्जुन सिंह प्रथम के बाद जगन्नाथ सिंह द्वितीय शासक बना, जो इस वंश का 13वां शासक था। जगन्नाथ सिंह किसका 13वां शासक था, तो सिंह वंश के दूसरी शाखा का 13वां शासक था और इसके उत्पीड़न से तंग आकर भुइयां जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया था। जगन्नाथ सिंह द्वितीय के उत्पीड़न से तंग आकर, जो कि सिंहभूम की जनजाति थी, भुइयां जनजाति, उन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। उसके बाद जगन्नाथ सिंह द्वितीय के बाद उसका पुत्र पुरुषोत्तम सिंह सिंहभूम का शासक बना। जगन्नाथ सिंह द्वितीय के बाद उसका पुत्र पुरुषोत्तम सिंह सिंहभूम का शासक बना और इसके बाद उसका पुत्र अर्जुन सिंह द्वितीय शासक बना। अर्जुन सिंह द्वितीय, देखिए अर्जुन सिंह प्रथम था कौन, अर्जुन सिंह प्रथम के बाद जगन्नाथ सिंह द्वितीय शासक बना और जगन्नाथ सिंह द्वितीय के बाद पुरुषोत्तम सिंह शासक बनता है और पुरुषोत्तम सिंह के बाद पुरुषोत्तम सिंह का जो पुत्र है वह अर्जुन सिंह द्वितीय उसका शासक बनता है। अब बात करते हैं अर्जुन सिंह द्वितीय के बारे में, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसीलिए आपको याद रखना है। अर्जुन सिंह द्वितीय ने अपने चाचा विक्रम सिंह को 12 गांवों वाला एक जागीर दे दिया था जिसे सिंहभूम पीर कहा जाता था। सिंहभूम पीर किसे कहा जाता है, तो अर्जुन सिंह द्वितीय ने अपने चाचा विक्रम सिंह को 12 गांव वाला एक जागीर दिया था कि जाइए आप यहां से जितने भी आपको धन संपत्ति जो भी आपको यहां से मिलता है आप उसे लीजिए और अपना कामकाज कीजिए, तो उसी को कहा गया सिंहभूम पीर। विक्रम सिंह ने अन्य क्षेत्रों को इसमें मिलाकर इसका विस्तार किया तथा इसकी राजधानी सरायकेला को बनाया। बाद में यही सरायकेला राज्य बना। विक्रम सिंह ने पटकुम राजा के शासित क्षेत्र कांडू तथा बंकसाई पीर पर कब्जा कर अपनी उत्तरी सीमा को विस्तारित किया। विक्रम सिंह ने पटकुम राजा के शासित क्षेत्र कांडू तथा बंकसाई पीर पर कब्जा कर अपनी उत्तरी सीमा को विस्तारित किया और इसी प्रकार उसने उत्तर पूर्व में गम्हारिया व खरसावां पर भी कब्जा किया। ये सारे के सारे बात अर्जुन सिंह द्वितीय के बारे में था और अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो अमर सिंह हुआ। अमर सिंह के बाद जगन्नाथ सिंह चतुर्थ सिंह वंश की गद्दी पर बैठा। अर्जुन सिंह द्वितीय के बाद अमर सिंह और अमर सिंह के बाद जगन्नाथ सिंह चतुर्थ। अर्जुन सिंह द्वितीय के बाद जो उत्तराधिकारी हुआ अमर सिंह और अमर सिंह के बाद जगन्नाथ सिंह चतुर्थ। देखिए सबसे पहले दर्प नारायण सिंह के बाद युधिष्ठिर और युधिष्ठिर के बाद काशीराम सिंह और काशीराम सिंह जो है वह महिपाल सिंह का क्या था, बेटा या उत्तराधिकारी जो कहिए। काशीराम सिंह के बाद अच्युत सिंह, काशीराम सिंह के बाद अच्युत सिंह और अच्युत सिंह के बाद त्रिलोचन सिंह, अर्जुन सिंह, यह सब क्या है, अर्जुन सिंह प्रथम, यह सब जो है शासक बना। अर्जुन सिंह प्रथम के बाद जगन्नाथ सिंह द्वितीय और जगन्नाथ सिंह द्वितीय के बाद पुरुषोत्तम सिंह, पुरुषोत्तम सिंह के बाद अर्जुन सिंह द्वितीय और अर्जुन सिंह द्वितीय के बाद अमर सिंह, अमर सिंह के बाद जगन्नाथ सिंह चतुर्थ सिंह वंश की गद्दी पर बैठा। तो आपको इस तरह से याद रखने हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के बारे में। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासन काल के समय, जो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ का शासन काल रहा है उस समय क्या होता है कि पोरहाट क्षेत्र में हो एवं
कोल जनजातियों द्वारा उपद्रव मचाया जा रहा था। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासनकाल में पोरहाट क्षेत्र में हो एवं कोल जनजातियों द्वारा उपद्रव मचाया जा रहा था और हो आदिवासियों के उपद्रव को काबू करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा दर्पनाथ सिंह की मदद ली थी। किसका? दर्पनाथ सिंह का मदद लिया था, परंतु हो आदिवासियों ने इनकी संयुक्त सेना को भी पराजित कर दिया। हो आदिवासियों ने इनकी संयुक्त सेना यानी कि जो छोटा नागपुर खास का नागवंशी राजा और खुद सिंहभूम का सिंहवंश दोनों की सेनाओं को किसने पराजित कर दिया? तो हो आदिवासियों ने पराजित कर दिया। हो जनजातियों के साथ साथ कोल जनजाति के द्वारा भी इस क्षेत्र पे लगातार उपद्रव किया जा रहा था। कोल लड़ाका सिंहभूम क्षेत्र से बाहर जाकर भी लूटपाट करते थे। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने स्थिति को नियंत्रित करने हेतु अंग्रेजों की सहायता ली और यही हो गया गलती। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने स्थिति को नियंत्रित करने हेतु अंग्रेजों की सहायता ली तथा 1767 ईस्वी में पहली बार सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने प्रवेश किया। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने स्थिति को नियंत्रित करने हेतु अंग्रेजों की सहायता ली तथा 1767 ईस्वी में पहली बार सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने प्रवेश किया। अब हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण राजवंश के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि मानभूम का मानवंश। 8वीं सदी के दूध पानी शिलालेख याद रहेगा, 8वीं सदी के दूध पानी शिलालेख जो कि हजारीबाग में स्थित है और 14वीं सदी में कवि गंगाधर द्वारा निर्मित गोविंदपुर शिलालेख जो कि धनबाद में है। एक दूध पानी शिलालेख हजारीबाग और एक गोविंदपुर शिलालेख जो कि धनबाद में है। दूध पानी शिलालेख 8वीं सदी का है और गोविंदपुर शिलालेख 14वीं सदी का है। इससे मानभूम के मानवंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो आपसे पूछा जाएगा मानभूम के मानवंश की जानकारी किससे प्राप्त होती है? एक दूध पानी शिलालेख से और एक गोविंदपुर शिलालेख से। इनका शासन हजारीबाग एवं मानभूम क्षेत्र में विस्तारित था। मानवंश के शासक अत्यंत अत्याचारी थे। 10वीं सदी में प्रसिद्ध भूमिज स्वराज्य आंदोलन इसी राजवंश के अत्याचार के कारण उभरा। 10वीं सदी में प्रसिद्ध भूमिज स्वराज्य आंदोलन इसी राजवंश यानी कि जो मानभूम का मानवंश था, इसी राजवंश के अत्याचार के कारण भूमिज स्वराज्य आंदोलन उठा था। मान राजाओं ने सबर जनजाति पर, विशेषकर महिलाओं पर घोर अत्याचार किया, जिसके फलस्वरूप सबर जनजाति ने मानभूम छोड़कर पंचेत क्षेत्र को अपना आश्रय बना लिया था। मान राजाओं ने सबर जनजाति पर, विशेषकर महिलाओं पर घोर अत्याचार किया, जिसके फलस्वरूप सबर जनजाति ने मानभूम क्षेत्र छोड़कर पंचेत क्षेत्र को अपना आश्रय बना लिया। पंचेत मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य था और मानभूम के मानवंश जो थे वह अत्यंत अत्याचारी थे। अब बात करेंगे रामगढ़ राज्य की। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी के लगभग बागदेव सिंह ने करी थी। रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी के लगभग बागदेव सिंह ने करी थी। बागदेव सिंह अपने बड़े भाई सिंहदेव के साथ नागवंशी शासकों के दरबार में थे, परंतु नागवंशी शासकों से बागदेव सिंह का मतभेद हो गया और इस मतभेद के बाद वे बड़का गांव क्षेत्र में कर्णपुरा आ गए तथा यहां के स्थानीय शासक को पराजित कर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने करी थी और इसके बारे में हमने बात किया। धीरे धीरे उन्होंने 21 परगना पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया और इनको मिलाकर रामगढ़ राज्य की स्थापना की। बागदेव सिंह ने अपने शासन को स्थायित्व प्रदान करने हेतु समय समय पर अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया। रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष दलेल सिंह के शासनकाल में हुआ। रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष दलेल सिंह के शासनकाल में हुआ। दलेल सिंह 1667 से 1724 ईस्वी तक रामगढ़ का शासक रहा। दलेल सिंह 1667 से 1724 ईस्वी तक रामगढ़ का शासक रहा है। 1718 ईस्वी में दलेल सिंह ने 6 राज्य के राजा मगर सिंह की हत्या कर उसके कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 1718 ईस्वी में दलेल सिंह ने 6 राज्य के राजा मगर सिंह की हत्या कर उसके कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। हालांकि 1724 ईस्वी में मगर सिंह के पुत्र रणभस्त खां ने दलेल सिंह को पराजित कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। दलेल सिंह के बाद दलेल सिंह जो था क्या हुआ,
यह तो बात हमने कर लिया कि रणभक्त कहाँ। दलेल सिंह के बाद विष्णु सिंह 1724 से 1763 तक रामगढ़ का शासक रहा। दलेल सिंह के बाद विष्णु सिंह जो है 1724 से 1763 तक रामगढ़ का शासक रहा। अब बात करते हैं कि विष्णु सिंह ने 6 राज्य पर पुनः कब्जा कर लिया। विष्णु सिंह ने 6 राज्य पर पुनः कब्जा कर लिया तथा 1747 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर भास्कर राव के नेतृत्व में मराठों के आक्रमण तक यह विष्णु सिंह के अधिकार में ही रहा। विष्णु सिंह जो है उसने 6 राज्य पर पुनः कब्जा कर लिया और 1747 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर भास्कर राव के नेतृत्व में मराठों का आक्रमण हुआ था और तब तक, जब तक कि मराठों का आक्रमण 1747 ईस्वी तक हुआ नहीं था, तब तक यह विष्णु सिंह के अधिकार में ही रहा था। 1740 ईस्वी में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने हिदायत अली खां को रामगढ़ से वार्षिक कर वसूलने हेतु भेजा और हिदायत अली खां ने रामगढ़ का वार्षिक कर 12,000 रुपये तय किया था। 1740 ईस्वी में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने हिदायत अली खां को रामगढ़ से वार्षिक कर वसूलने हेतु भेजा था और हिदायत अली खां ने रामगढ़ का वार्षिक कर 12,000 रुपये तय किया। दोस्तों, जो झारखंड का जीके है, इसमें जो भूमि संबंधी कानून है जैसे कि एसपीटी है, सीएनटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझने का जरूरत है। इसको कंसेप्चुअल इसको सीएटी एसपीटी कैसे आया, क्यों लाया गया, सब कुछ समझने का जरूरत है। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सीएनटी एसपीटी समझाऊंगा, तो आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और यहां पर हम बहुत से ऐसे सारे एग्जाम्स को कवर करेंगे, आने वाले दिनों में सारे एग्जाम्स को कवर करेंगे। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसको कवर करने का मैं कोशिश करूंगा और क्वालिटी कंटेंट, यानी कि मैं क्वालिटी के साथ अभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा और आगे भी क्वालिटी जो है आपको बेहतर क्वालिटी यहां पर मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, आपसे यह गुजारिश है कि हमें सपोर्ट करें। अगर आप हमें अभी सपोर्ट करेंगे तो यह चैनल आपके लिए जो है बहुत कुछ करेगी और मेहनत दिन दुना रात चौगुना करेगी। सब कुछ आपके ऊपर है, आपके सपोर्ट के ऊपर है और आप अगर सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ यहां होगा और सब हम लोग यहां पर करवाएंगे। आप सपोर्ट करेंगे, आपके सपोर्ट के ऊपर है। चलिए अब बात करते हैं आगे। कुछ थोड़ा सा बीच में मैंने अपना बात रख दिया, अगर बुरा लगा हो तो सॉरी। चलिए आगे बात करते हैं। 1751 से 52 ईस्वी में नरहत समया के जमींदार 1751-52 ईस्वी में नरहत समया के जमींदार कामगार खां ने विष्णु सिंह पर आक्रमण कर विष्णु सिंह को समझौता करने पर विवश कर दिया। देखिए 1751-52 की बात है। नरहत समया के जमींदार कामगार खां ने विष्णु सिंह पर आक्रमण कर विष्णु सिंह को समझौता करने पर विवश कर दिया। बंगाल के नवाब मीर कासिम को सूचना मिली कि विष्णु सिंह नवाब विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, जिसके बाद 1763 ईस्वी में मीर कासिम द्वारा मरकत खां और असदुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजी गई और विष्णु सिंह को पराजित कर उसके द्वारा अवैध रूप से हड़पे क्षेत्रों को उनके मूल मालिकों को सौंप दिया गया। इसके बदले में मीर कासिम को मुआवजा भी प्राप्त हुआ। विष्णु सिंह के बाद उसका भाई मुकुंद सिंह रामगढ़ का शासक बना और उसने 6 राज्य को रामगढ़ राज्य में मिला लिया। अब हम लोग बात करते हैं रामगढ़ राज्य की। जो प्रथम राजधानी क्या थी? सिसिया थी और अंतिम राजधानी पद्मा थी। मैंने अभी बात किया था रामगढ़ के जो शासक हैं वह अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, अपने शासन व्यवस्था को बचाने के लिए समय समय पर अपने राजधानी का क्या किया था? बदलते रहा था। तो जो कुछ राजधानी है और उसके संस्थापक को हम लोग देख लेते हैं। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी सिसिया थी और अंतिम पद्मा था। सिसिया को जो सिसिया राजधानी है उसे बागदेव सिंह ने बसाया था। सिसिया राजधानी किसने बनाया? तो बागदेव सिंह ने। अगला है उर्दा, उसने बागदेव सिंह ने ही बनाया। हेमंत सिंह ने बादम, दलेल सिंह ने रामगढ़, तेज सिंह ने इचाक और सबसे अंतिम जो रामगढ़ राज्य की राजधानी है पद्मा है और इसे ब्रह्मदेव नारायण सिंह के द्वारा बनाया गया था। 1937 ईस्वी में रामगढ़ राज्य के शासक कामाख्या नारायण सिंह बने। 1937 ईस्वी में रामगढ़ राज्य के शासक कौन बने? कामाख्या नारायण सिंह बने और 26 जनवरी 1955 को बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के धारा 3 के द्वारा बागदेव सिंह द्वारा स्थापित रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया। 26 जनवरी 1955 को बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के द्वारा बागदेव सिंह द्वारा स्थापित रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया। खड़गडीहा राज्य, अब हम लोग बात करेंगे अगला। इस राज्य की स्थापना 15वीं सदी में हंसराज देव ने की थी। खड़गडीहा राज्य की स्थापना 15वीं सदी में हंसराज देव ने की थी। हंसराज देव ने बंदावत जाति के शासक को पराजित कर हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया। इस राज्य का विस्तार वर्तमान गिरिडीह जिला क्षेत्र तक था। हंसराज देव मूलतः दक्षिण भारत का रहने वाला था
तथा उसने भारत के ब्राह्मणों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। उत्तर भारत के ब्राह्मणों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। खड़गडिहा राज्य के अन्य राजा शिवनाथ सिंह, मोद नारायण, गिरिवर नारायण देव थे। खड़गडिहा राज्य के अन्य राजा जो थे शिवनाथ सिंह, मोद नारायण, गिरिवर नारायण देव थे। ढालभूम के ढाल वंश के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ढालभूम क्षेत्र का विस्तार सिंहभूम में था और ढाल वंश के शासनकाल में नरबली प्रथा का प्रचलन था। ढाल वंश के शासनकाल में नरबली प्रथा का प्रचलन था। अब हम लोग बात करते हैं पंचेत राज्य की। पंचेत राज्य मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। पंचेत राज्य जो था वह मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था और इस राज्य का राज चिन्ह कपिला गाय का पुच्छ या चंवर था। याद रहेगा, पंचेत राज्य का राज चिन्ह जो था वह कपिला गाय का पूंछ था या फिर चंवर। इसी कारण इस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा गया है। आपसे पूछा जाएगा गोमुखी राजा किस राज्य के राजाओं को कहा गया था, तो आपको बताना होगा पंचेत राज्य के राजाओं के द्वारा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अलग अलग काल में जो झारखंड में कुछ प्रमुख स्मारक हैं या फिर स्थान हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हाराडीह मंदिर समूह जो है वह तमाड़ रांची में स्थित है। उसकी विशेषता यह है कि वहां पर दुर्गा व काली के प्राचीन मंदिर है। हाराडीह मंदिर समूह कहां पर है? तमाड़ रांची में। वहां की विशेषता है दुर्गा व काली के प्राचीन मंदिर है। शाहपुर किला मेदिनीनगर जो कि पलामू में स्थित है और यह मुगल कालीन स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। शाहपुर किला कहां पर है? पलामू में, मेदिनीनगर, पलामू के मेदिनीनगर में। अब है कोल्हुआ पहाड़ी, वह चतरा में स्थित है और यहां पर दंत कथाओं की पेंटिंग प्राप्त हुई है। दंत कथाओं की पेंटिंग प्राप्त हुई है। राजमहल जो कि साहेबगंज जिले में स्थित है, यहां का तिलियागढ़ किला मुगल सरदारों द्वारा निर्मित किया गया था। राजमहल जो कि साहेबगंज जिले में स्थित है, यहां का तिलियागढ़ किला जो है वह मुगल सरदारों द्वारा निर्मित किया गया है। नौरत्नगढ़ किला जो कि गुमला में स्थित है, दुर्जन साल द्वारा निर्मित हुआ है। दुर्जन साल द्वारा निर्मित किया गया था नौरत्नगढ़ का किला गुमला में जो कि स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं कि प्राचीन स्थल तथा टैंक जिसकी अवस्थिति कहां पर है, मतलब स्थित कहां है? बेनी सागर पश्चिमी सिंहभूम में, या फिर इसे बेनू सागर भी कहते हैं। और यह 5वीं-6वीं सदी से संबंधित है प्राचीन स्थल तथा टैंक। अगला है शिव मंदिर जो कि लोहरदगा के शेखपरता में स्थित है शिव मंदिर और इसका जो संबंध है वह मध्य काल से है। अगला है हदफ जो कि साहेबगंज जिले में स्थित है, यहाँ पर जामी मस्जिद पड़ता है और यह 16वीं सदी से संबंधित है। बारादारी जो कि साहेबगंज के मुखीपुर में है, अर्जी मुखीपुर में बारादारी है और यह भी 16वीं सदी से संबंधित है। अब बात करेंगे असुर स्थल की। असुर स्थल जो बहुत सारे असुर स्थल हैं, तो असुर स्थल जो है कहाँ कहाँ पर है? खूंटी जिला में अलग अलग खूंटी जिला के अलग अलग जगहों पर असुर स्थल पाए जाते हैं। खूंटी जिला के कुजला, खूंटी टोला, सरिदकेल और कथर टोली में असुर स्थल पाए जाते हैं। कहाँ पर? खूंटी जिला के कुजला, खूंटी टोला, सरिदकेल और कथर टोली में असुर स्थल पाए जाते हैं जो कि एक ऐतिहासिक स्थल है। अब खूंटी के खनसा में भी है। अब बात करते हैं पुराना किला जो कि पश्चिमी सिंहभूम के रुआम में है। पुराना किला जो कि पश्चिमी सिंहभूम के रुआम में है और एक है पुराना टीला कुलगढ़ा जो कि खरसावां, सरायकेला खरसावां के ईटागढ़ में स्थित है। सरायकेला खरसावां के ईटागढ़ में पुराना टीला कुलगढ़ा है। आपको ये सारे के सारे जो स्थान है उसके नाम याद रखने और वह कहाँ है सिर्फ वही याद रखना है। तो एक या दो बार आप इसे देखेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। हम लोगों ने झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग देखेंगे झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश की अगर बात करें तो सबसे पहले सिंहभूम क्षेत्र की बात करेंगे और सिंहभूम क्षेत्र के ढालभूम की। झारखंड में 1767 ईस्वी, पहले भी हमने बात किया, तो झारखंड में 1767 ईस्वी में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। झारखंड के ढालभूम में 1767 ईस्वी में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार सिंहभूम क्षेत्र में ही प्रवेश हुआ था। अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार सिंहभूम क्षेत्र यानी कि सिंहभूम क्षेत्र के ढालभूम में ही प्रवेश हुआ था अंग्रेजों के। और क्यों प्रवेश हुआ था 1767 में, तो आपको इसका भी कारण बताया गया है पीछे में, ठीक है। अब अंग्रेजों के झारखंड में पहली बार प्रवेश के समय झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में हो शासक, पोरहाट क्षेत्र में सिंह शासक तथा ढालभूम या फिर धालभूम क्षेत्र में ढाल शासकों का शासन था। अंग्रेजों के झारखंड में पहली बार प्रवेश के समय झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में हो शासक और पोरहाट क्षेत्र में सिंह शासक तथा धालभूम या फिर ढालभूम क्षेत्र में ढाल शासकों का शासन था। 1760 ईस्वी में
ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिदनापुर क्षेत्र में अधिकार स्थापित कर लिया। जनवरी 1767 ईस्वी में अंग्रेजों ने फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण हेतु भेजा था। जनवरी 1767 में, अब देखो क्या कहा था कि मैंने कहा था कि गलत कर दिया, अब अंग्रेजों को बुलाओगे, वो लोग तो एकदम एक नंबर का क्या बोले, है ना, तो उन लोगों को बुलाओगे कि मुझे बचाओ किसी और से, तो वो क्या करेगा, वो फायदा उठाएगा। देखो हो गया, जनवरी 1767 ईस्वी में अंग्रेजों ने फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने हेतु भेजा था। 22 मार्च 1767 ईस्वी में अंग्रेजों ने घाटशिला के महल पर कब्जा किया था। 22 मार्च 1767 ईस्वी में अंग्रेजों ने घाटशिला के महल पर कब्जा किया था। 1767 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया गया था। 1767 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया गया था। और उसके बाद क्या है कि 1767 वही हो गया। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को ढाल भूम का राजा बनाना स्वीकार किया तथा जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को 4000 रुपये सालाना कर देना मंजूर किया। जगन्नाथ ढाल ने क्या किया, अंग्रेजों को 4000 सालाना मैं तुम्हें दूंगा और मुझे छोड़ करके चले जाओ, ऐसा वाला बात था। 1767 ईस्वी में ढालभूम क्षेत्र में गड़बड़ी फैलने लगी, जिसे रोकने हेतु अंग्रेजों ने लेफ्टिनेंट रुक के नेतृत्व में विद्रोही जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया, जिसके बाद जगन्नाथ ढाल के भाई नीमू ढाल को बंदी बनाया गया। जगन्नाथ ढाल का भाई कौन था, नीमू ढाल। अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर नीमू ढाल को ढालभूम का राजा घोषित कर दिया, है ना। जगन्नाथ ढाल ने अपना विरोध जारी रखते हुए ढालभूम के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद 1777 ईस्वी में अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को पुनः ढालभूम का राजा घोषित किया। अब देखो क्या हो रहा है, अब कहता है 1780 ईस्वी में ढालभूम का वार्षिक कर कितना हो गया, 4267 रुपये तय किया गया। 1780 ईस्वी में ढालभूम का वार्षिक कर जो है वह कितना तय किया गया, 4267 रुपया। 1783 ईस्वी में लेफ्टिनेंट रुक ने ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था। 1783 ईस्वी में लेफ्टिनेंट रुक ने ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था। अगला है, अब बात करेंगे पोरहाट की, ठीक है। तो पोरहाट 1767 ईस्वी में पोरहाट के राजा 1767 ईस्वी में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ, इसके बारे में हमने पहले भी बात किया है। तो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने मिदनापुर के अंग्रेज रेजिडेंट से अपने भाई शिवनाथ सिंह के विरुद्ध सहायता मांगी। अब क्या होता है, परंतु कटक के मामले में उलझे होने के कारण अंग्रेजों ने सहायता से इनकार कर दिया। 1773 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन फोर्बिस ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोरहाट के राजा से एक समझौता किया कि पोरहाट का राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण प्रदान नहीं करेगा, ठीक है। क्या होता है, 1773 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन फोर्बिस ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोरहाट के राजा से एक समझौता किया कि जो पोरहाट का राजा है वह कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण प्रदान नहीं करेगा। 1793 ईस्वी में अंग्रेजों ने सरायकेला के कुंवर तथा खरसावा के ठाकुर के साथ भी इसी प्रकार की संधि की। 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने सरायकेला व खरसावा के बढ़ते प्रभुत्व को संतुलित करने के उद्देश्य से कंपनी से अपना राज्य को संरक्षण में लेने का आग्रह किया, जिसे कंपनी ने अस्वीकृत कर दिया था। 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने सरायकेला व खरसावा के बढ़ते प्रभुत्व को संतुलित करने के उद्देश्य से कंपनी से अपने राज्य को संरक्षण में लेने का आग्रह किया। तुम लोग मेरे राज्य को ले लो और सरायकेला व खरसावा का जो प्रभुत्व बढ़ रहा है उससे क्या होगा कि तुम लोग अगर हमारे राज्य को ले लोगे तो मेरा राज्य जो है क्या हो जाएगा, मतलब ताकतवर हो जाएगा। इससे उन लोगों का जो प्रभुत्व बढ़ रहा है वह थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन अंग्रेजों ने इसे अस्वीकृत कर दिया था। अब हम लोग बात करते हैं कि 1818 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात 1818 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जब होती है तो उसके पश्चात क्या होता है कि कंपनी ने सिंहभूम को कंपनी के नेतृत्व में लाने का निर्णय लिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने सिंहभूम को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया और 1 फरवरी 1820 ईस्वी को अंग्रेज एजेंट कैप्टन रसेल से बातचीत के बाद पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह ने कंपनी की अधीनता स्वीकार करते हुए एक संधि पर हस्ताक्षर किया। क्या किया, कंपनी ने घनश्याम सिंह को संरक्षण प्रदान करने तथा संपत्ति पर अधिकार बनाए रखने का आश्वासन दिया और इस संधि को लेकर कंपनी तथा घनश्याम सिंह दोनों के अपने अपने उद्देश्य थे। कंपनी का उद्देश्य था संबलपुर जो कि उड़ीसा में पड़ता है वह बंगाल के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना। कंपनी का उद्देश्य क्या था कि झारखंड की धरती से, यानी कि जो यह पोरहाट का क्षेत्र है इसकी धरती से संबलपुर व बंगाल के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो पाएगा और कटक व बनारस के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना, ठीक है। क्या होगा, झारखंड
झारखंड से ही होकर उड़ीसा, आप उड़ीसा में जाओगे, या फिर आप यूपी का जो बनारस है उसका एक संपर्क स्थापित हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा अगर हम दोनों के बीच एक अच्छा से समझौता हो जाएगा तो, है ना। अब विरोधियों द्वारा संरक्षण हेतु सिंहभूम क्षेत्र को नियंत्रित करना कंपनी का उद्देश्य था। जो विरोधी थे, जो अंग्रेज विरोधी थे, उनके द्वारा संरक्षण हेतु सिंहभूम क्षेत्र को नियंत्रित करना, उसके बाद विद्रोही कोलों पर नियंत्रण स्थापित करना कंपनी का उद्देश्य था। तो घनश्याम सिंह का भी अपना अपना कुछ उद्देश्य था। देखिए, कंपनी के सहयोग से सरायकेला खरसावां पर प्रभाव स्थापित करना घनश्याम सिंह का उद्देश्य था। सरायकेला के शासक से अपनी कुल देवी पौरी देवी की मूर्ति वापस पाना। सरायकेला के शासक से अपनी कुल देवी, जो उसकी कुल देवी थी, उससे पौरी देवी की मूर्ति वापस पाना उसका उद्देश्य था। कंपनी के सहयोग से हो लोगों पर सत्ता स्थापित करना भी उसका उद्देश्य था। इस संधि के पश्चात अंग्रेजों ने घनश्याम सिंह के पहले प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कौन सा प्रस्ताव था? वही कि सरायकेला खरसावां पर प्रभाव स्थापित करने वाला। परंतु अन्य दोनों उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की। मेजर WR गिलबर्ट ने सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह को पौरी देवी की मूर्ति पोरहाट के राजा वापस लौटाने हेतु बाध्य किया। देखिए, मेजर WR गिलबर्ट किसने? तो मेजर WR गिलबर्ट, आपको इतना याद रखना है कि गिलबर्ट ने सरायकेला का जो कुंवर था अजम्बर सिंह को पौरी देवी की मूर्ति बोला कि तुम पोरहाट के राजा को लौटा दो, वापस कर दो, है ना। हम दोनों के बीच यह जो समझौता हुआ है कि पोरहाट का जो राजा है घनश्याम सिंह और अंग्रेजों के बीच समझौता हुआ था कि आप जो है मुझे अपनी जो पौरी देवी का हमारी कुल देवी जो पौरी देवी है उसकी मूर्ति मुझे लौटवा दीजिए। तो दो अंग्रेज जो है गिलबर्ट ने अजम्बर सिंह, जो कि सरायकेला का कुंवर था, उसे बोला कि चलो लौटाओ, और उसको बाध्य भी किया। तथा 1821 में अंग्रेजों ने हो लोगों का दमन कर उन्हें पोरहाट के राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया। 1821 ईस्वी की बात है। अंग्रेजों ने हो जनजाति के लोगों का दमन किया और उन्हें पोरहाट के राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे कोल्हान की। सरायकेला राज्य की स्थापना जो है विक्रम सिंह के द्वारा की गई थी। सरायकेला राज्य की स्थापना जो है वह विक्रम सिंह के द्वारा करी गई थी और 1793 ईस्वी में सरायकेला तथा खरसावां के साथ अंग्रेजों ने एक संधि की थी। 1793 ईस्वी में सरायकेला तथा खरसावां के साथ अंग्रेजों ने एक संधि की थी। क्या थी? 1820 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के बाद रोरो नदी के तट पर अंग्रेज सेना तथा जनजाति के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। देखिए, 1820 ईस्वी की बात है। कोल्हान क्षेत्र में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के बाद रोरो नदी के तट पर कौन सी हो जनजाति तथा अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध हुआ था 1820 ईस्वी में। किसमें? तो रोरो नदी के तट पर, और उसमें अंग्रेज सेना विजयी हुई थी। 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया। 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा हो लोगों को अंग्रेजों की स्वाधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया। 1831-32 के कोल विद्रोह को हो जनजाति का भी समर्थन प्राप्त था। 1831-32 के कोल विद्रोह को हो जनजाति का भी समर्थन प्राप्त था। 1836 ईस्वी में TS विल्किंसन की सलाह पर कंपनी द्वारा अंग्रेजी सेना को कोल्हान क्षेत्र में भेजा गया। 1836 ईस्वी में TS विल्किंसन की सलाह पर कंपनी द्वारा अंग्रेजी सेना को कोल्हान क्षेत्र भेजा गया, जहां हो जनजाति से इनका संघर्ष हुआ था। फरवरी 1837 ईस्वी में हो जनजाति के लोगों ने आत्मसमर्पण करते हुए कंपनी को सीधे कर देना स्वीकार किया। 1837 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया तथा क्लीवलैंड नामक अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी। क्लीवलैंड नामक अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी। अंग्रेजों को कोल्हान क्षेत्र पर अधिकार करने में लगभग 70 वर्षों का समय लगा। अंग्रेजों को कोल्हान क्षेत्र पर अधिकार करने में लगभग 70 वर्ष का समय लगा, जबकि शेष झारखंड पर उन्होंने 45 वर्षों में अधिकार स्थापित कर लिया था। मतलब अंग्रेजों को जो कोल्हान क्षेत्र है उस पर अधिकार करने में 70 वर्ष लगा, जबकि जो पूरा झारखंड है उस पर अधिकार करने में उसे 45 वर्ष लगे थे। अब हम लोग देखते हैं झारखंड में देशी रियासतें सरायकेला और खरसावां के बारे में। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में 560 से अधिक देशी रियासतें थी। इनमें से संयुक्त बिहार
जब झारखंड और बिहार जब संयुक्त था तो उस समय मात्र दो देसी रियासतें सरायकेला एवं खरसावां थे। देखिए संयुक्त बिहार में केवल दो देसी रियासतें थी, सरायकेला और खरसावां। देखिए ब्रिटिश शासनकाल में भारत में 560 से अधिक देसी रियासतें थी, लेकिन अगर भारत झारखंड या फिर संयुक्त बिहार जब झारखंड बिहार एक था तो उस समय जो यहाँ पर केवल दो रियासत थी, देसी रियासत सरायकेला एवं खरसावां। सरायकेला रियासत के बारे में बात करें तो सरायकेला रियासत की स्थापना पोरहाट के सिंह वंशी राजा अर्जुन सिंह के पुत्र विक्रम सिंह ने की थी, जिसमें 10 गांव शामिल थे। सरायकेला रियासत की स्थापना पोरहाट के सिंह वंशी राजा अर्जुन सिंह के पुत्र विक्रम सिंह ने की थी, जिसमें 10 गांव शामिल थे। सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ सबसे पहले 1770 ईस्वी में संपर्क हुआ था। सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ सबसे पहले 1770 ईस्वी में संपर्क हुआ था। 1793 ईस्वी में सरायकेला के राजा एवं अंग्रेजों के बीच एक संधि की गई थी। 1793 ईस्वी में सरायकेला के राजा एवं अंग्रेजों के बीच एक संधि की गई थी। अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी के आंग्ल मराठा युद्ध में सरायकेला के राजा अभिराम सिंह को अंग्रेजों की सहायता करने पर वार्षिक कर माफ करने का प्रस्ताव दिया था। ठीक है। 1820 ईस्वी में सरायकेला के राजा की सहायता से तमाड़ के विद्रोही नेता रुदन सिंह को गिरफ्तार किया। 1820 ईस्वी के सरायकेला के राजा की सहायता से तमाड़ के विद्रोही नेता रुदन सिंह को गिरफ्तार किया गया था। 1857 ईस्वी के संग्राम में सरायकेला के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी। 1857 ईस्वी के संग्राम में सरायकेला के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी और इसके बदले अंग्रेजों ने सरायकेला के राजा को पोरहाट राज्य का एक हिस्सा सरायकेला प्रदान किया। 1899 ईस्वी में अंग्रेजों ने सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की। सरायकेला को रियासत के रूप में 1899 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने मान्यता प्राप्त करी और उसके बाद 1939 ईस्वी में सरायकेला रियासत के राजा आदित्य प्रताप सिंह देव ने शासन व्यवस्था में आमूलचूल मतलब परिवर्तन किया। उसके बाद 1947 ईस्वी में देश की स्वतंत्रता के बाद सरायकेला भारत संघ का अंग बन गया। 1956 ईस्वी में राज्यों के पुनर्गठन के बाद सरायकेला बिहार राज्य में शामिल किया गया। 2000 ईस्वी से सरायकेला झारखंड राज्य का भाग है तथा वर्तमान में यह कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे खरसावां रियासत की। खरसावां रियासत की स्थापना विक्रम सिंह, जो कि सरायकेला के संस्थापक थे विक्रम सिंह, उसके द्वितीय पुत्र के द्वारा दूसरे पुत्र के द्वारा खरसावां रियासत की स्थापना करी गई थी। 1793 ईस्वी में खरसावां रियासत एवं अंग्रेजों के बीच एक संधि की गई थी। 1793 ईस्वी में खरसावां रियासत एवं अंग्रेजों के बीच संधि की गई थी। 1899 में अंग्रेजों ने खरसावां को रियासत के रूप में मान्यता दी, मतलब सरायकेला को भी दिया था। 1947 ईस्वी में देश की स्वतंत्रता के बाद खरसावां जो है भारत संघ का भाग बन गया। 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन के बाद खरसावां बिहार राज्य में शामिल किया गया और 2000 के बाद वही वाला बात सब कुछ है। अब बात करते हैं पलामू क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रवेश की। तो पलामू में अंग्रेजों का प्रवेश प्रमुख कारण यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता एवं अराजकता का वातावरण था। देखिए पलामू में राजनीतिक अस्थिरता थी उस समय, मतलब उसका फायदा उठाकर अंग्रेजों का प्रवेश होता है पलामू में। 1770 ईस्वी में पलामू के शासक जयकृष्ण ने रंका के ठकुराई सैनाथ की हत्या करवा दी, जिसका प्रतिशोध लेने हेतु सैनाथ सिंह के भतीजे जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय से सहयोग मांगा। ठीक है। 1770 ईस्वी में पलामू के शासक जय कृष्ण राय ने रंका के ठकुराई सैनाथ की हत्या करवा दी, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए हेतु सैनाथ सिंह के जो भतीजे थे जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय, और चित्रजीत राय कौन थे तो पलामू के पूर्ववर्ती शासक रंजीत राय का पौत्र यानी कि पोता था, उससे सहयोग मांगा। 1770 ईस्वी में पलामू के मतलब आपस में ही ये लोग लड़ रहे थे, तो राजनीतिक अस्थिरता थी यहाँ पर और इसका फायदा उठाया अंग्रेजों के द्वारा। 1770 ईस्वी में पलामू के सतबरवा में चितमा की लड़ाई में जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय के सहयोग से चेरो राजा जयकृष्ण राय को पराजित कर उसकी हत्या कर दी और पलामू किला पर अधिकार कर लिया। देखिए जयकृष्ण राय ने किसका सैनाथ का हत्या करवाया था और उसका भतीजा था जयनाथ सिंह। तो जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय ने मिल करके किसको मारा, फिर जय कृष्ण को मारा और पलामू किला पर अधिकार कर लिया। और इस विजय के बाद मतलब यह जब विजय हो गया तो जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय को जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय को पलामू का शासक बनाया और उसका दीवान बन गया। ठीक है। चित्रजीत राय से सहायता मांगा कि अरे मुझे उसे मारना है, मुझे प्रतिशोध लेना है, तो चित्रजीत राय जो है उसका सहायता किया और जय राय को मार भी दिया। ठीक है, मार भी दिया, लेकिन क्या कहा कि मुझे शासक बनाओ किसका, पलामू का, तो वह बन गया शासक पलामू का।
जो अब बात करेंगे कि उदवंत राय अखौरी जो कि चित्रजीत राय का समर्थक था। और ये चित्रजीत राय कौन थे? जिन्होंने कि जयनाथ सिंह का क्या किया था? सहायता किया था। और वह पलामू का शासक जो कि रंजीत राय था उसका पोता था कौन? चित्रजीत राय। और चित्रजीत राय पलामू का शासक बन गया। जयनाथ सिंह के का सहायता किया उसको मारने में जयकृष्ण को, और जयकृष्ण को मार करके पलामू का शासक यह चित्रजीत राय खुद बन गया। तो उदवंत राय अखौरी जो कि चित्रजीत राय का समर्थक था उसने पटना जाकर कंपनी से जयकृष्ण राय के पोते गोपाल राय को पलामू का शासक बनाने की अपील की, जिसका कंपनी ने समर्थन किया। यद्यपि इस समर्थन के पीछे कंपनी का प्रमुख उद्देश्य पलामू किले पर अधिकार करना था। तो अंग्रेजों से सहायता लिया जाता था उस समय, तो उसमें अंग्रेज अपना फायदा देखते थे। और दो लोग जब लड़ रहे होते थे तो ये बीच में फायदा उठा करके क्या करते थे? खुद वहां पर शासन करने लगते थे। तो ये आपको पता ही होगा। 1771 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कैमक ने चेरो राजा चित्रजीत राय को पराजित कर दिया और पलामू किले पर अधिकार कर लिया। अब देखो क्या होता है, वो आते हैं यहाँ पर और चित्रजीत राय जो कि जिसको पलामू का शासक बनाया गया था किसके सहायता से? जयनाथ सिंह ने उसको बना दिया था। मतलब वो क्या बनाएगा, जब इसने सहायता किया तब जाकर देखा ये हमसे ताकतवर है, तो ये बन गया था पलामू का शासक। तो 1771 ईस्वी में फिर क्या हुआ? अंग्रेज अधिकारी कैमक ने चेरो राजा जो था चित्रजीत राय को पराजित कर दिया और पलामू किले पर अधिकार कर लिया। और इसके बाद चित्रजीत राय तथा जयनाथ सिंह कहाँ चले गए? रामगढ़ चले गए। दोनों दोस्त थे, ठीक है। कंपनी ने गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित किया। अब क्या होता है, गोपाल राय जो कि गोपाल राय किसका? जयकृष्ण राय का पोता था। और गोपाल राय जो था जयकृष्ण राय का पोता था। और कंपनी ने गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया और बोला कि तुम मुझे 4000 रुपया क्या करोगे? वार्षिक माल गुजारी दोगे, यानी कि कर दोगे, टैक्स दोगे। अब 1772 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी टॉमस स्कॉट व चेरो राजा जयनाथ सिंह के बीच युद्ध हुआ। और जिसमें अब क्या था, जयनाथ सिंह तो बदला लेगा ही, क्योंकि इसे तो भगा दिया गया था। और इसके साथी जो चित्रजीत राय था इसको भगा दिया गया था जयनाथ सिंह को। तो जब वहां से भगा दिया तो 1772 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी टॉमस स्कॉट व चेरो राजा जयनाथ सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। और इस युद्ध के दौरान टॉमस स्कॉट पैर में गोली लगने के कारण घायल हो गए, जबकि पेल्विन नामक अंग्रेज सार्जेंट की मृत्यु हो गई थी। जयनाथ सिंह ने 1772 ईस्वी में रंका के किले पर अधिकार कर लिया और अंग्रेज अधिकारी कैमक एक बड़ी सेना के साथ पुनः पलामू पहुंचा और जयनाथ सिंह पलामू छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर भाग गए। 1773-74 में अंग्रेजों ने पलामू पर अपना अधिकार पुनः स्थापित कर लिया। देखिए अब क्या है, छोटा नागपुर खास क्षेत्र में अंग्रेजों का जो प्रवेश है, 1771 ईस्वी में अंग्रेजों के छोटा नागपुर में प्रवेश के समय दर्पनाथ सिंह यहाँ का राजा था। देखिए 1771 ईस्वी में जब अंग्रेजों का छोटा नागपुर में प्रवेश होता है तो उस समय यहाँ का जो राजा था छोटा नागपुर खास का दर्पनाथ सिंह था। और 1771 ईस्वी में छोटा नागपुर के राजा दर्पनाथ सिंह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता करने के पश्चात पटना काउंसिल को 12,000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार कर लिया। तो देखो सबसे पहले झारखंड में सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेज घुसे 1767 ईस्वी में ढालभूम क्षेत्र में, और उसके बाद ये झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में घुसना शुरू कर दिए और अधिकार करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या होता है, हजारीबाग क्षेत्र के बारे में बात करते हैं यहाँ की, यहाँ पर कब अंग्रेजों का प्रवेश होता है। तो 1771 ईस्वी में हजारीबाग के रामगढ़ राज्य का शासक मुकुंद सिंह था। 1771 ईस्वी में हजारीबाग के रामगढ़ राज्य का शासक कौन था? मुकुंद सिंह था। और मुकुंद सिंह अंग्रेजों का विरोधी तथा इसने अंग्रेजों के पलामू अभियान के समय पलामू नरेश को भरपूर सहायता दी थी। मुकुंद सिंह जो था वो अंग्रेजों का विरोधी था, तब इसने जब अंग्रेज पलामू के अभियान पर थे, यानी कि पलामू को जीतने के अभियान पर थे, तो पलामू के नरेश को इसने मुकुंद सिंह ने बहुत ज्यादा सहायता दिया था। तो अंग्रेजों ने रामगढ़ नरेश को 20,000 वार्षिक माल गुजारी तथा अंग्रेजों के पक्ष में उचित आचरण करने की शर्त पर उसे गद्दी पर बनाए रखने का आश्वासन दिया, अन्यथा उसके राज्य पर कब्जा करने की चेतावनी दी। देखो अब क्या होता है, जो हजारीबाग के रामगढ़ राज्य का जो शासक मुकुंद सिंह था उसको कहा गया कि देखो तुम जो है अंग्रेजों के खिलाफ अगर काम करोगे तो तुम्हारा राज्य छीन लिया जाएगा और तुम्हें एक और काम करना होगा कि 20,000 रुपया तुमको वार्षिक कर भी देना होगा। तो मुकुंद सिंह ने अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को क्या कहा, ठुकरा दिया, बोला ना ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद अंग्रेज अधिकारी कैमक ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया। इसी बीच मुकुंद सिंह के एक रिश्तेदार तेज सिंह ने स्वयं को रामगढ़ की गद्दी का दावेदार होने का दावा किया। तो यहां पर अपने अपने में लड़ते थे लोग और अंग्रेज इसका फायदा उठाते थे। 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर एक तरफ से
तेज सिंह तथा दूसरी तरफ से कैप्टन कैमक ने आक्रमण कर दिया। अब देखो, जो मुकुंद सिंह का रिश्तेदार था तेज सिंह, वह सोचा कि अब तो ये अंग्रेजों से लड़ रहा है कौन, मुकुंद सिंह, तो चलो अब हम रामगढ़ का गद्दी हम हथिया लेंगे। तो एक तरफ से तेज सिंह तो दूसरा तरफ से कैप्टन कैमक ने आक्रमण कर दिया। यद्यपि इस लड़ाई में मुकुंद सिंह पराजित हुआ, परंतु उसके एक समर्थक ने कैमक के सहयोगी कैप्टन इवेंस की हत्या कर दी। मुकुंद सिंह बंदी बनाए गए। ठीक है, मुकुंद सिंह जो है वह बंदी बनाए जाने के डर से रामगढ़ से भागकर पंचेत चला गया, जहां उसे कलेक्टर हिटली ने संरक्षण प्रदान किया। बाद में कंपनी के आदेश पर मुकुंद सिंह को बंदी बनाकर पटना भेज दिया गया। कैमक ने 30,000, अब देखो 20,000 पहले था, तब देखा कि ये बहुत मतलब तेज बन रहा है, तो क्या होता है कि कैमक ने 30,000 वार्षिक मालगुजारी तय करते हुए तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया। कौन तेज सिंह कौन था? एक रिश्तेदार था मुकुंद सिंह का। ठीक है, तो रामगढ़ का राजा बन गया, वो उसको हरवा दिया। किसको? मुकुंद सिंह को। 1773 ईस्वी में रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया। याद रखिएगा, 1773 ईस्वी की बात है, वह रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया था। 1774 ईस्वी में तेज सिंह को रामगढ़ का विधिवत राजा घोषित कर दिया गया। 1774 ईस्वी में तेज सिंह को रामगढ़ का विधिवत राजा घोषित कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं मानभूम, जो कि वर्तमान में धनबाद है। तो मानभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश करने में लगभग 20 वर्ष लग गया। मतलब कि 1767 वगैरह में वहां पर अंग्रेज ये अधिकार किए थे। 1767 में ढालभूम में क्षेत्र में घुसा था, तो उस समय उसके आसपास के समय से लगभग 20 वर्ष लग गया। और 1763 ईस्वी में फर्गुसन ने मानभूम क्षेत्र में जमींदारों से सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की। 1763 ईस्वी में फर्गुसन ने मानभूम क्षेत्र में जमींदारों से सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की। 1783-84 में मेजर क्रॉफोर्ड ने झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार कर झरिया में शांति स्थापित किया। ठीक है, अब बात करते हैं संथाल परगना क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रवेश के बारे में। संथाल परगना प्राचीन अंग राज्य का हिस्सा था। ठीक है, अंग राज्य का हिस्सा था, जिसे जंगल तराई के नाम से जाना जाता था। जो संथाल परगना का क्षेत्र था वो प्राचीन अंग राज्य का हिस्सा था, जिसे जंगल तराई के नाम से जाना जाता था। और 1592 ईस्वी से 1660 ईस्वी तक यह क्षेत्र बंगाल की राजधानी रहा। संथाल परगना क्षेत्र जो है वह 1592 ईस्वी से 1660 ईस्वी तक बंगाल क्षेत्र की राजधानी रहा। 1676 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई थी, संथाल परगना क्षेत्र में। इसके बाद यहाँ के शाही टकसाल में कंपनी के सिक्के ढाले जाने लगे। कंपनी के सिक्के जो है 1676 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर एक व्यापारिक कंपनी स्थापित करी गई और यहाँ के शाही टकसाल में कंपनी के सिक्के ढाले जाने लगे। और 1702 ईस्वी में मुगलों से संबंध खराब होने पर औरंगजेब ने राजमहल स्थित कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। उसके बाद क्या होता है कि 1708 ईस्वी में मुगलों के दीवान मुर्शिद कुली खां एवं अंग्रेजों के बीच पुनः मतभेद हो गया, परंतु 1710 ईस्वी में संबंध फिर से ठीक हो गए, है ना। यहाँ पर बात हो रहा है शासन का, यहाँ पर जो ज्यादा मतलब ताकतवर है उसी का चलेगा, है ना। 1742 ईस्वी में मराठों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अब देखो 1742 ईस्वी में संथाल परगना क्षेत्र पर कौन कब्जा करता है? तो मराठा लोग कर लेते हैं। और 1757 ईस्वी की पलासी की लड़ाई में पराजित होने के बाद सिराजुद्दौला राजमहल पहुंचा तथा उसने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, और 1763 ईस्वी में मेजर एडम्स के नेतृत्व में मीर कासिम के विरुद्ध विजय के पश्चात अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से अंग्रेजों का प्रवेश जो है राजमहल क्षेत्र, संथाल परगना क्षेत्र में होता है। और मीर कासिम ने राजमहल के उधवा नाला में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। मीर कासिम ने राजमहल के उधवा नाला में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। और अन्य कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि 1778 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने झारखंड में प्रशासन हेतु एक बृहद योजना प्रस्तुत की थी। झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक जो था वह चैपमैन था। झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक जो था वह चैपमैन था। तो आज दोस्तों हमने क्या क्या देखा कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश और झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश को हमने देखा है। इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा तो आपको पूरा याद होगा और इसके ऑब्जेक्टिव भी हम लोग लगाएंगे। तो पूरा तैयारी जो है हम लोग यहाँ बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हम लोग एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के तहत चल रहे हैं। आप हमारे साथ अगर बने हैं तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा होगा। हम लोग यहाँ पर पूरा एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, एक गाइडलाइन के तहत, एक गाइडेंस के तहत सब कुछ कवर करेंगे और 60 दिनों के भीतर सब कुछ कवर करके इसको रिवीजन करने के साथ साथ हम लोग टेस्ट भी लगाएंगे और एग्जाम में अपना एक सीट पक्का करेंगे। झारखंड के चाहे जो भी एग्जामिनेशन है वहां पर एक सीट हम लोग पक्का करेंगे। तो दोस्तों आपके सपोर्ट की मैं फिर से कहता हूं, हम लोगों, आपके परिवार को परीक्षा हॉल 247 को जरूरत है। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हम आपके लिए दिन दुना रात चौगुना मेहनत करने के लिए हमेशा
तत्पर हैं और रहेंगे। हम अपना कर्तव्य करते हैं, आप अपने कर्तव्य को निभाइए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपनी पढ़ाई में लगे रहें।